गुप्त राजवंश प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले यह एक प्रमुख राजवंश है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय के कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। गुप्त वंश के शासकों ने कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा आदि को समान रूप से प्रश्रय दिया। इस कारण प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहने का मतलब है कि गुप्त वंश के अधिकांश शासक शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे और उन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर बहुत विजय प्राप्त की। साथ ही कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व उन्नति का काम किया। इस कारण प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश का काफी महत्व है। कुछ विद्वानों ने तो गुप्त वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण या स्वर्ण युग का काल कहा। मतलब कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि गुप्त काल में कला, साहित्य, धर्म, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई, उन्नति हुई, इस कारण इसको स्वर्ण काल कहा गया। मौर्यों के समान गुप्त वंश ने भी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक एकता देखने की मिलती है और उसके पश्चात गुप्तों के शासनकाल में भी भारत को राजनीतिक रूप से एक करने का प्रयास किया गया। गुप्त वंश का उदय तीसरी सदी के अंत में हुआ। ऐसा विद्वानों का मानना है कि गुप्त वंश का उदय प्रयाग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयाग के पास कौशाम्बी में हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार में था, क्योंकि जो आरंभिक गुप्त शासक थे उनके सिक्के जो थे, अधिकांशतः सिक्के उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुए थे और उत्तर प्रदेश, बिहार इन दोनों में देखा जाए तो ज्यादा सिक्के उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के अगर देखा जाए तो अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, गाजीपुर, बनारस इत्यादि स्थानों से मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश गुप्त वंश के लिए ज्यादा महत्व का क्षेत्र लगता है, क्योंकि इनके सिक्के उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्राप्त हुए हैं। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। और एक प्रमुख बात की मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। यहाँ बहुत अधिक संख्या में मंदिर मिले हैं और उन मंदिरों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुप्त वंश के विषय में जानकारी पुराणों से मिलती है। पुराण 18 हैं। उन 18 पुराणों में से कुछ प्रमुख पुराण है, जैसे ब्रह्म पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, एक गुप्त वंश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। इसके साथ ही गुप्त वंश के बारे में जानकारी काव्य, नाटक और साहित्य से भी मिलती है। कुछ प्रमुख काव्य, नाटक और साहित्य हैं जो कि गुप्त वंश को काफी अच्छी जानकारी गुप्त वंश के संबंध में देते हैं। जैसे विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस है, और वात्स्यायन का कामसूत्र, कौमुदी महोत्सव है, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो गुप्त साम्राज्य को समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब अगली चर्चा हम करेंगे श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण किए थे।
श्रीगुप्त ने सारनाथ के निकट चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया। सारनाथ वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह भी कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने इसकी देख रेख के लिए 24 गांव भी दान दिए थे और बनारस के पास से ही श्रीगुप्त की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे इसको एक प्रमाण मिल जाता है कि हाँ, ये बातें हुई रही होंगी। और जो मुद्राएं वहां से मिली हैं, उन मुद्राओं पर गुप्तस्य और श्रीगुप्त अंकित है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। यह उपाधि सामंतों द्वारा धारण की जाती थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। और कुछ विद्वान श्रीगुप्त को कुषाणों का सामंत मानते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक हुआ, इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद हम चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम का एक महत्वपूर्ण कार्य था शासक बनने के पश्चात लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन इस वैवाहिक संबंध के पीछे इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रमुख कारण था वह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, क्योंकि इस वैवाहिक संबंध के बाद लिच्छवियों का समर्थन चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मतलब चंद्रगुप्त के जो पूर्वज थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के साथ 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ किया। मतलब गुप्त संवत का जो समय है, ये कई बार जीएस में पूछा जाता है, 319 ईस्वी से 320 ईस्वी। गुप्त संवत और शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था। तो गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है, यह भी कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना साम्राज्य सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत मुद्रा जारी किया। ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम रजत मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक था।